Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, let's start with another controversial issue जो recently पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा जिस पे डिबेट होना शुरू हुआ एंड इवन केरला के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखकर भेजा कि इस प्रपोज्ड बिल को पास नहीं करना चाहिए. दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एक्ट. So, herein we are actually referring to the recent amendment which was introduced in the Foreign Contribution Regulation Act. देखो, FCRA exactly है क्या? So, under the Constitution of India, every citizen of this country is having a freedom to form any kind of an association, union, etc. आप किसी भी तरीके का एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, एनजीओ बना सकते हो इस कंट्री में काम करने के लिए. अब एनजीओ को ये एक ऑप्शन भी दिया गया है दैट दे कैन रिसीव डोनेशंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जिसको हम कह सकते हैं एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन. But whenever foreign contribution is being made to any NGO or institution in the country, there is a law which comes into picture, ठीक है, जिसको हम बुलाते हैं FCRA. So FCRA was actually enacted in the year 1976 for the purposes of regulating the foreign contributions which are made to the NGOs. ठीक है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि आप किसी फॉरेन कंट्री के किसी भी डोनर से कुछ एक कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हो एज एन एनजीओ और एज एन एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप उसके बारे में ना बताओ. सो देयर इज अ लॉ, उस लॉ के हिसाब से ओनली दोज इंस्टीट्यूशंस और दोज एनजीओस which are having a valid FCRA certificate, FCRA सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड इस एफसीआरए सर्टिफिकेट की एक प्रॉपर वैलिडिटी होती है. ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है. अगर आपके पास एक वैलिड एफसीआरए सर्टिफिकेट है तभी आप वहां पर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिसीव कर सकते हो. तो रिसेंटली अभी क्या किया, पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस कराया है गवर्नमेंट ने, जहां पर वो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं. सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अमेंडमेंट, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ओरिजिनल रेगुलेशन की किस तरीके से एफसीआरए का इवोल्यूशन हुआ है एंड उसके साथ साथ करंट कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली है क्या. सो बिफोर लुकिंग इनटू द करंट अमेंडमेंट जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एफसीआरए बना किस तरीके से था, उसका लीगल फाउंडेशन क्या था, किन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एफसीआरए को एक्चुअली बनाया गया था. तो देखो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस की जब हम बात करते हैं ना, सो स्लोली एंड स्टडीली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एफसीआरए को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है. So this law was actually introduced in the year 1976. Emergency era में ये आया. So original FCRA was enacted to prevent foreign interference in sovereign Indian affairs. क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट का मानना ये था कि बहुत ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन एज वेल कि क्यों 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी कंट्री में इम्पोज की थी. तो एनजीओज और बाकी सारी इंस्टीट्यूशन के फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, कि वो इंडिया की सॉवरेनिटी के साथ एनजीओ के थ्रू इंटरफेरेंस कॉज ना करे, वहां पर इस लॉ को एनैक्ट किया गया. 2010 में हमें कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलता है इस लॉ का. सो द लॉ नाउ शिफ्टेड फोकस टू एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटिंग फंड्स यूज्ड फॉर एक्टिविटीज डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट. क्लियरली यहां पर 2010 के अमेंडमेंट के अराउंड ये चीज क्लियर कर दी गई कि भाई किसी भी तरीके की अगर आप देश विरोधी गतिविधियों में अगर इन्वॉल्व हो, ठीक है, इफ यू आर इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ एन एक्टिविटी डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट, अगर आप उस पर्पसेस के लिए कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइज करोगे तो गवर्नमेंट आपको एनजीओ रन करने की परमिशन नहीं देगी और आपके फंड्स को भी सीज कर देगी. 2020 में फिर एक और मेजर चेंज किया गया एफसीआरए के रेगुलेशंस में. सो दिस ईयर और इन दिस ईयर थ्रू दिस अमेंडमेंट ऑफ 2020 it prohibited the transfer of foreign funds to other entities and slashed the administrative expense cap from 50% to 20%. पहले ही क्या ये चीज ऐड कर दी गई थी कि भाई आप डेजिग्नेटेड अकाउंट्स में ही, ठीक है, विच शुड बी लोकेटेड इन वन ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स इन न्यू दिल्ली ओनली, आप डेजिग्नेटेड अकाउंट्स में ही उस पैसे को रिसीव कर सकते हो. मोर ओवर, एक बार किसी डेजिग्नेटेड अकाउंट में, जैसे मान लो एक एनजीओ है, उसका एक बैंक अकाउंट है जो कि डेजिग्नेटेड अकाउंट है फॉर पर्पसेज ऑफ रिसीविंग एफसीआरए, ठीक है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए डेजिग्नेटेड अकाउंट है. तो 2020 के अमेंडमेंट या उस लॉ के थ्रू ये चीज क्लियर कर दी गई कि भाई उस अकाउंट से पैसा कहीं और ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. आपका जो कंट्रीब्यूशन आपने रिसीव किया है वो आप किसी और एंटिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. मोर ओवर, बहुत सारे एनजीओ में ये भी होना शुरू हो चुका था, ठीक है. गवर्नमेंट का कहना यह था कि उन्होंने ये चीज रियलाइज की है कि बहुत सारे एनजीओ एक मोटा अमाउंट ऑफ पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, ठीक है, बट इन अ वे इट वाज इनडायरेक्टली बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स
any kind of an activity which was actually detrimental to the interest of the country. तो यहां पर एक और रेगुलेशन के थ्रू, ठीक है, यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया गया कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के नाम पर 20% से ज्यादा अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन खर्च नहीं कर सकते। तो आपको एक्चुअली क्या एक्टिविटीज आप कर रहे हो, आपको उन्हीं में वो पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के नाम पर 20% से ज्यादा फॉरेन कंट्रीब्यूशन को स्पेंड नहीं कर सकते हो। तो 2020 में ये अमेंडमेंट लेकर आए, ठीक है। अब एफसीआरए का रूल सिंपल सा ये कहता है कि देखो, जब हम बात करें कि कौन कौन सी एंटिटीज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकती हैं एंड कौन कौन सी एक्टिविटीज या कौन कौन सी एंटिटीज ऐसी हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकती, या व्हाट आर द काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच आर प्रोहिबिटेड, कि अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करोगे तो आपको एफसीआरए का सर्टिफिकेट मिला हुआ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने का, उसको रिवोक कर दिया जाएगा। सो प्रोहिबिटेड एंटिटीज आर विच कैन नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंक्लूड politicians, election candidates, journalists and media companies, judges and government servants. ये individuals या ये entities actually prohibited हैं that they cannot receive any kind of a foreign contribution. And similarly NGOs foreign contribution जो receive कर रहे हैं वो इन सारी activities में भी involved नहीं हो सकते। आप ये नहीं कर सकते कि किसी fictitious entity को आप अपना पैसा ट्रांसफर कर दो। देन रिलीजियस कन्वर्जन, आपका कोई मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर रिलीजियस कन्वर्जन में इन्वॉल्व है, so you will not be entitled to receive any kind of a foreign contribution. कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने के केस में आपका एफसीआरए सर्टिफिकेट रिजेक्ट किया जा सकता है। सेडिशन इज अनदर प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। एंड ये जो सर्टिफिकेट आप गवर्नमेंट से रिसीव करते हो, द सर्टिफिकेट्स हैव अ स्ट्रिक्ट 5 year वैलिडिटी एंड रिन्यूअल्स मस्ट बी फाइल्ड 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी, ठीक है। आपका एक सर्टिफिकेट जो आपको मिला है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आप 5 साल के टाइम ड्यूरेशन तक कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं एंड एक्सपायर होने के 6 महीने पहले आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। कैंसल्ड एनजीओज फेस एन ऑटोमेटिक 3 year एब्सोल्यूट बैन, कि अगर किसी भी एनजीओ का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने कैंसिल किया है, फिर वो अगले 3 साल के लिए बैन कर दिए जाते हैं, दैट दे कैन नॉट रिसीव, ठीक है, दे कैन नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ये प्राइमरी आपके पॉइंट्स हैं और फीचर्स हैं ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाउ व्हाट इज एट स्टेक ओवर हियर, ठीक है, कितने एनजीओज हैं या कितना अमाउंट ऑफ वो कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होता है एनजीओज के फॉर्म में। So the sheer socio-economic footprint of the FCRA ecosystem is that there are around 16,000 active associations currently registered under the act. Around 16,000, ठीक है, registered institutions है, active institutions है जो registered है foreign contribution regulation act के अंदर, and 22,000 crore is the estimated amount or annual foreign contribution received by the NGO ecosystem. साल भर में अराउंड 22,000 करोड़ रुपए एनजीओ के पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में आता है। अब देखो गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट लेकर क्यों आई, अब अपन ये समझते हैं दैट व्हाई दिस अमेंडमेंट। सो सिंपल सी चीज है बेटा, होता क्या है कि जब भी किसी एनजीओ का सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाए या कैंसिल हो जाए, ठीक है, या फिर लैप्स कर जाए या प्रोसीजरल डिले में फंस जाए, तो उस सिचुएशन में उस एनजीओ के जो असेट्स हैं वो एक तरीके से डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं। ना तो वो खुद उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ना ही वो कोई और पर्सन उस चीज को यूटिलाइज कर सकता है। बिकॉज वंस द एफसीआरए सर्टिफिकेट इज कैंसिल्ड देन दैट दोज असेट्स एक्चुअली गो इनटू द डॉर्मेंट स्टेट। उन्हीं सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट अब यहां पर ये अमेंडमेंट बिल लेकर आई, ठीक है। सो अमेंडमेंट बिल एग्जैक्टली था क्या, सो इट इंट्रोड्यूसेस अ मैकेनिकल शिफ्ट इन फॉरेन फंडिंग ओवरसाइट टू एड्रेस ऑपरेशनल गैप्स। वही चीज जो मैंने आपको बताया कि भाई जब एक बार वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, लैप्स हो गया, या सर्टिफिकेट किसी भी फॉर्म में कॉम्प्रोमाइज हुआ, असेट्स विल गो डॉर्मेंट। अब वो डॉर्मेंट एसेट्स पे ओवरसाइट रखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट या कुछ प्रपोजल्स लेकर आई। जैसे इफ द एफसीआरए सर्टिफिकेट इज कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ एनी सच रीजन, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्टेप इन टू सुपरवाइज द एसेट्स ऑफ द एनजीओ। गवर्नमेंट क्या करेगी, एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी, ठीक है, टू सुपरवाइज द मैटर। एंड ये जो असेट एंड फंड्स होंगे उस पर्टिकुलर एनजीओ के,
immediate management of all foreign contribution and physical assets will go into the hand of this designated authority which is appointed by the government. ठीक है, क्योंकि एफसीआरए सर्टिफिकेट एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया, कैंसिल हो गया या लैप्स कर गया, फिर वो एनजीओ उस चीज का कुछ भी नहीं कर सकती। कोई उनका कंट्रोल नहीं बचता है, वो किसी भी तरीके से उन चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपॉइंटेड डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विल स्टेप इनटू द पिक्चर। दे विल गेट द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ ऑल द फॉरेन फंड्स एंड द एसेट्स ऑफ द डिफेंक्ट एनजीओ और द डिफेंक्ट एफसीआरए सर्टिफिकेट जो कि किसी एनजीओ के पास अब था। ठीक है, अब गवर्नमेंट अज्यूम कब करेगी इस कंट्रोल को? सो द लीगल मैकेनिज्म ऑफ एसेट मैनेजमेंट इज एक्टिवेटेड अंडर 3 डिस्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी कंडीशंस। 3 सिचुएशंस ऐसी दी गई हैं जहां पर गवर्नमेंट अपॉइंटेड designated authority will come into picture and will get control over the assets of the defunct NGO. कौन कौन सी सिचुएशन? अगर एफसीआरए सर्टिफिकेट या उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है, सो इफ द सर्टिफिकेट और द रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट इज कैंसिल्ड, द रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवली रिवोक्ड ड्यू टू स्टैट्यूटरी वायलेशन, कि भाई आप सेडिशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ठीक है, वो जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज थी कि आप सेडिशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, या फिर आपका एनजीओ मान लो रिलीजियस कन्वर्जन में इन्वॉल्व है, कम्युनल डिसहार्मनी में इन्वॉल्व है, इन सारी स्टैट्यूटरी वायलेशंस के केस में द गवर्नमेंट विल कैंसिल योर सर्टिफिकेट। इफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरली relinquishes its सर्टिफिकेट, वो एनजीओ खुद अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर कर देता है गवर्नमेंट को, या द सर्टिफिकेट इज नाउ सीज्ड, सो द सर्टिफिकेट ऑर्गेनिकली एक्सपायर्स ड्यू टू टेक्निकल डिलेज और रिजेक्शन। कि भाई आप 5 साल का टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, आपने अप्लाई करा 6 महीने पहले, वो प्रोसीजरल डिले में ही फंसा रह गया। अब इस सिचुएशन में भी आपका सर्टिफिकेट जो है वो सीज कर जाएगा। दीज आर द 3 सिचुएशंस wherein the government appointed designated authority will step in to manage the affairs। ठीक है, बस इसमें एक चीज उन्होंने स्पेसिफिकली ऐड की है कि भाई बहुत सारे एनजीओ ऐसे भी होते हैं जो रिलीजियस कैरेक्टर के हों, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हो सकते हैं भाई जिन्होंने एफसीआरए सर्टिफिकेट लिया हुआ हो या जो रजिस्टर्ड हो अंडर द एफसीआरए लॉ, बट वो रिलीजियस कैरेक्टर के हों। तो भाई ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे एसेट्स के रिलीजियस कैरेक्टर को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको डिमिनिश या उसको चेंज नहीं किया जाएगा बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ये भी प्रोविजन उसमें ऐड किया गया है। सो क्लॉज 16A सब क्लॉज 7, so the rule is if the affected asset is a place of worship, the designated authority may entrust its management to a prescribed person. And the legislation explicitly mandates that the religious character of such place of worship must be strictly maintained during the period of entrusted state management। कि भाई रिलीजियस कैरेक्टर की अगर कोई प्लेस है, रिलीजियस वर्शिप की अगर कोई प्लेस है, तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उसके मैनेजमेंट को एक प्रिस्क्राइब पर्सन को बता देगी, के पास भेज देगी, उस पर इंटरेस्ट कर देगी। कौन वो पर्सन होगा, कैसे वो पर्सन अपॉइंट किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, वो चीज रूल्स के थ्रू परहैप्स बिल पास करने के बाद हमें क्लियर होगी, अभी उस चीज पे क्लैरिटी नहीं है। बट एक चीज प्रोवाइड कर दी है इस लेजिस्लेशन में, इस बिल में, कि भाई जो भी रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेस होगा उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको चेंज हम नहीं करेंगे। तो ओवरऑल तो ये चीज फिर भी हमें ठीक दिखती है। तो फिर कंट्रोवर्सी है क्यों? क्योंकि डिफंक्ट एसेट्स को मैनेज या डिफंक्ट फंड्स को मैनेज करने की बात हो रही है, जहां पे एफसीआरए सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया या सस्पेंड कर दिया गया या सीज कर गया, उन सिचुएशन में देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कंट्रोवर्सी एंड द वेरियस पर्सपेक्टिव ओवर देयर। गवर्नमेंट का रैशनल क्या है? गवर्नमेंट क्यों इस बिल को लेकर आ रही है? फॉर द पर्पसेस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी, नेशनल सिक्योरिटी, एंटी कन्वर्जन एंड रेस्टिट्यूशन पाथवे। So the government is saying that the bill is aimed at creating a comprehensive framework to make foreign funding entirely visible to the state। कि भाई अगर सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, सीज हो गया, तो गवर्नमेंट को बताओ कि एसेट्स हैं कितने, फंड्स हैं कितने, तो गवर्नमेंट को क्लियरली समझ में आ पाए, सारी की सारी फंडिंग एंटायरली विजिबल हो टू द स्टेट। दैट्स वन पर्सपेक्टिव। द सेकंड इज नेशनल सिक्योरिटी। So the government is saying that the legislation is designed as a mechanism to halt those working against the constitution, laws and national interest। उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। एंटी कन्वर्जन इज अनदर इशू। सो द बिल एक्सप्लिसिटली टारगेटेड or the bill is explicitly targeted at preventing forcible religious conversions funded by foreign capital। कि भाई जो रिलीजियस कन्वर्जन बहुत सारी एंटिटीज या एनजीओ कंडक्ट करते हैं फॉरेन फंडिंग से, जो एनजीओ चल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए। and restoration pathway. So the bill includes procedural provisions to return the assets to the organization once a valid certificate is successfully regained। कि भाई एक बार आपका मान लो
सर्टिफिकेट लैप्स कर गया, कैंसिल हो गया, जो भी चीज थी, उसके बाद आप वापस आपको मिल पाए सारे के सारे आपके एसेट्स प्रॉपर मेंटेन्ड कंडीशन में, ये पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का कहना है। तो फिर इस बिल को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है, या केरला के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर क्यों लिखा? So let's understand about the roots of the pushback or why there is a controversy. So the first one is about targeting minorities. So there are allegations which are championed by Kerala's LDF and Congress that the law could be selectively weaponized against Christian minority institutions and charities. केरला में अभी इलेक्शंस हैं, तो वहां पर एलडीएफ का और कांग्रेस का कहना यह है कि इस बिल को यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द पर्पसेस ऑफ टारगेटिंग क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एंड एनजीओज एंड चैरिटीज। दूसरी चीज है पॉलिटिकल लेवरेज। So the opposition is claiming, or the critics are claiming, that the welfare organizations are left at the mercy of the central government, while ruling party aligned groups operate freely. उनका कहना यह है कि भाई जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो परहाप्स में भी हो सकता है ऑपोजिशन की पार्टी से एसोसिएटेड हो या किसी और पर्सन से एसोसिएटेड हो, उनको आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी पर छोड़ दिया है कि भाई मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं सर्टिफिकेट पास किया, इंटेंशनली प्रोसीजरल लूपहोल में फंस गया, सर्टिफिकेट सीज कर जाएगा। सो दीज आर द काइंड ऑफ एलिगेशंस कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी पर बाकी सारे वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस तो चले जाएंगे, अब ऑर्गेनाइजेशन उनकी मर्जी पर होंगे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट एसोसिएटेड या पार्टी अलाइंड ग्रुप्स वो फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं फिर भी। एंड द प्रोसीजरल ट्रैप। So there is a profound fear that the seized clause creates an administrative loophole for immediate and total asset seizure. कि भाई प्रोसीजरल डिले की वजह से भी अगर आपने वहां पर प्रोसीजरल डिले की वजह से भी अगर आपने वहां पर सर्टिफिकेट को सीज कर दिया है, तो भी आप सारे के सारे एसेट्स को कंट्रोल कर लोगे। So indirectly there is a method which is being created, that's the allegation, that indirectly a method is being created जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन फंडेड एनजीओ को कंट्रोल कर सके। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले का कॉन्सिक्वेंस होता क्या है? अब देखो, जैसे मान लो एक एनजीओ ने फाइल करा उसके 5 साल वाले रिन्यूअल वाली चीज को लेकर, बट द गवर्नमेंट प्रोसेसिंग इज डिलेड पास द एक्सपायरेशन डेट निकल चुकी है और उसके बाद अब वो सीज कर चुका है सर्टिफिकेट। 2026 के अमेंडमेंट से पहले की रियलिटी क्या थी? द एनजीओ एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ लीगल लिम्बो, इट कैन नॉट एक्सेस न्यू फंड्स एंड ऑपरेशन स्टॉल, बट फिजिकल एंड फाइनेंशियल असेट्स फंडामेंटली रिमेन अंडर द एनजीओ ओनरशिप ओनली। अब वो दोबारा फंड्स नहीं रिसीव कर सकते, उनके सारे के सारे ऑपरेशन स्टॉल कर जाएंगे, बट उनके जो फाइनेंशियल और फिजिकल असेट्स हैं वो प्राइमरली एनजीओ की ओनरशिप में ही रहेंगे। 2026 में अब जो रियलिटी हो जाएगी, ये बिल अगर पास होता है, so the certificate is legally classified as seized. The central government appoints a designated authority to immediately assume mechanical control of the NGO funds and physical assets. तो 26 की पहले की रियलिटी ये थी कि एनजीओ के पास ही ओनरशिप रहेगी, काम नहीं कर सकते वो उस चीज को लेकर किसी भी तरीके से, बट दे विल हैव द ओनरशिप। अब वो चीज सीज होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की अपॉइंटेड डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उन सारी चीजों को कंट्रोल करने लगेगी, एंड दिस इज द कॉन्सिक्वेंस, और दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, जिसकी वजह से प्रोसीजरल ट्रैप भी इस बिल को बुलाया जा रहा है। ठीक है, बट कॉन्ट्रीब्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए अब ये बिल तो इंट्रोड्यूस हुआ है, रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट से पास होता है या नहीं होता है, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर, बट दिस इज द एंटायर कंट्रोवर्सी व्हिच इज रिलेटेड टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आई होप एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज है क्या, क्या बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एंड केरला में इसको लेकर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है। रेस्ट आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बाकी तबियत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, एंड आई सी यू सून। ऑलराइट, thank you so much everyone, take care of yourself, enjoy your day, and see you soon. Thank you so much, bye bye.